अगला स्टेशन 4 स्टॉप के बाद आने वाला था और डिब्बे में बैठे लोगों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर हँसी-मज़ाक चल रहा था। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है, जो पूरे माहौल को बदल देगी। इधर परिवार में ऑर्डर पूरा होने की खुशी थी। बड़ी दादी ने आखिरी समय में जिस तरह मदद की थी, उसकी वजह से सारा काम समय पर पूरा हो गया था। कीर्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अगर बड़ी दादी साथ नहीं देती तो शायद इतना बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा करना मुश्किल हो जाता। तभी ऑर्डर लेने वाले लोग भी पहुंच गए। कीर्ति ने एक बार फिर सारे कार्ड और पैकेट चेक किए ताकि इस बार कोई गलती न रह जाए। वह पहले ही परेशान थी क्योंकि ऑर्डर में कुछ कार्ड गलत बन गए थे और बाद में 20 कार्ड और तैयार करने पड़े थे। इतनी कम समय सीमा में काम पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन बड़ी दादी ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना सबके साथ मिलकर काम किया था। इसी बीच ऑर्डर देने वाली मैडम का फ़ोन आता है और वह शिकायत करती हैं कि उनके स्टाफ को डिलीवरी के समय को लेकर कुछ बातें सुननी पड़ी। कीर्ति तुरंत सफाई देने लगती है कि शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा था और समय बहुत कम। तभी नायरा बात को संभालते हुए कहती हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑर्डर पूरा होकर सही जगह भेज दिया गया है। वह बड़ी दादी की तरफ देखकर कहती हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी और ज़रूरत के समय उसकी मदद की, इसलिए वह उनसे कोई शिकायत नहीं करेगी। नायरा की यह बात सुनकर घर के लोगों को भी महसूस होता है कि वह पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो गई है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसी वक्त दूसरी तरफ एक ऐसी घटना घट चुकी है जो नायरा के चेहरे की सारी खुशी छीनने वाली थी। नायरा अपने काम में व्यस्त थी कि अचानक तन्वी घबराई हुई उसके पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। नायरा ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तन्वी ने हाँफते हुए कहा, नायरा, कार्तिक, वो ट्रेन से गिर गए। यह सुनते ही नायरा जैसे पत्थर की हो गई। कुछ सेकंड तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसने घबराकर पूछा, क्या? तुमने अपनी आंखों से देखा? तन्वी ने कहा कि उसने कार्तिक को ट्रेन के दरवाजे के पास देखा था और फिर वह नीचे गिर गया। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कार्तिक ठीक तो होगा? कहीं उसे गंभीर चोट तो नहीं लगी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसे वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी? उसे अचानक याद आया कि कार्तिक उससे कितना नाराज है, दोनों के बीच कितनी गलतफहमियां हैं। नायरा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह ठीक होगा, लेकिन दिल बार बार बुरा संकेत दे रहा था। तन्वी ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की। नायरा भी लगातार कार्तिक का फोन मिला रही थी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगा। हर बार कॉल कट जाती और नायरा का डर और बढ़ जाता। वह हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी, गंगा मैया, उसे कुछ मत होने देना। अगर वह मेरी वजह से इतना परेशान होकर ट्रेन से कूदा है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर से जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, अंदर से उतनी ही टूटती जा रही थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुरंत मुंबई जाना चाहिए या यहाँ के अधूरे काम निपटाने चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियां उसे रोक रही थीं, लेकिन दिल उसे कार्तिक के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था। उधर कुछ समय बाद खबर आती है कि कार्तिक सुरक्षित है। नायरा को जब यह पता चलता है कि कार्तिक जिंदा और ठीक है, तो उसकी सांस में सांस आती है। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसे बताया जाता है कि कार्तिक को चोट तो लगी है, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा। नायरा तुरंत उससे मिलने की इच्छा जताती है, मगर तभी परिवार की एक और समस्या सामने आ जाती है। मुंबई में कार्तिक को रहने के लिए जगह चाहिए और वह अभी होटल में रह रहा है। नायरा फैसला करती है कि
वह मुंबई जाकर उसके लिए एक अच्छा फ्लैट ढूंढेगी। वह कहती है कि कार्तिक को होटल में अकेले रहना नहीं अच्छा नहीं लगेगा और वह चाहती है कि उसे कॉलेज के पास ही कोई ऐसा घर मिले जहां वह आराम से रह सके। सुरेखा उसे अपने भाई के फ्लैट का सुझाव देती है, लेकिन नायरा तुरंत मना कर देती है। सुरेखा को यह बात बुरी लगती है। वह पूछती है कि उसके भाई की जगह में आखिर समस्या क्या है। नायरा समझाती है कि वह जगह कॉलेज से काफ़ी दूर है और मुंबई के ट्रैफिक में रोज़ आने जाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन सुरेखा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि नायरा लगातार उससे दूर जा रही है। दोनों के बीच पहले से मौजूद दूरी अब और बढ़ती जा रही थी। आखिर सुरेखा भावुक होकर कह देती है, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम दूर चली गई थी। तुम जानती थी कि मैं कितनी अकेली हूं, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। नायरा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। वह जवाब देना चाहती है, लेकिन उसके पास कहने के लिए शायद बहुत कुछ था और फिर भी शब्द नहीं थे। सुरेखा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज भी मैं वहीं खड़ी हूं जहां पहले थी। बस तुमने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यह सुनकर नायरा का दिल भर आया। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आने लगे। वही परिवार जिसे उसने कभी टूटने से बचाया था, आज उसी परिवार में वह खुद अकेली महसूस कर रही थी। तभी घर के बड़े उसे समझाते हैं कि पहले भी नायरा ने इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ा था और अब एक बार फिर उसी से उम्मीद है कि वह सबको साथ लेकर चले। नायरा कुछ नहीं कहती। उसके सामने एक तरफ परिवार था और दूसरी तरफ कार्तिक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। इसी बीच कार्तिक से जुड़ी एक और खबर सामने आती है। कॉलेज में एक छात्र ने बताया था कि उसने कार्तिक को ट्रेन से गिरते देखा। जब कार्तिक कॉलेज पहुंचता है तो सभी उससे उसकी हालत पूछते हैं। एक प्रोफेसर उससे कहते हैं कि सब बहुत परेशान हो गए थे। कार्तिक शांत रहता है और सिर्फ इतना कहता है कि वह ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है। जब उससे पूछा जाता है कि उस लड़की का नाम क्या था जिसने उसे गिरते देखा, तो कार्तिक सिर्फ इतना कहता है, तनवी। उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी बात को अपने अंदर दबाकर बैठा हो। नायरा को जब पता चलता है कि कार्तिक ठीक है, तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी सी एक साथ पैदा होती है। वह सोचती है कि वह मुंबई जाकर उसे सामने से देखेगी। लेकिन क्या कार्तिक उसे देखकर खुश होगा? यही सवाल उसके मन को परेशान कर रहा था। नायरा खुद से कहती है कि उसे सिर्फ यह देखना है कि कार्तिक ठीक है या नहीं। लेकिन उसके दिल की सच्चाई कुछ और थी। वह उसे देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी और शायद यह भी जानना चाहती थी कि आखिर दोनों के बीच इतना कुछ गलत कैसे हो गया। उधर कार्तिक के भीतर गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। जब नायरा उससे मिलने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसकी हमदर्दी को भी झूठ मान लेता है। वह कहता है, झूठी हमदर्दी मत दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूं। नायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी उसे दिखाई देती है। लेकिन कार्तिक उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, तुम्हें लगता है कि जो तुम सोचती हो वही सच है और बाकी सब झूठ। कभी दूसरों पर भरोसा करना भी सीखो। नायरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ उसे देखती रही। उसे लगा जैसे सामने खड़ा इंसान वही कार्तिक है ही नहीं जिसे वह कभी जानती थी। वह सोचने लगी कि आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया। क्या सिर्फ गलतफहमियों ने दोनों को इतना दूर कर दिया है, या फिर कार्तिक के पास कोई ऐसा सच है जिसके बारे में नायरा को कुछ भी पता नहीं। और तभी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर कार्तिक सच में नायरा से नफरत करता है
तो वह उसके नाम से इतना परेशान क्यों हो जाता है? अगर उसे नायरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके चेहरे पर उसका नाम सुनते ही वह बेचैनी क्यों दिखाई देती है? और अगर ट्रेन से गिरना महज़ एक हादसा नहीं था, तो आखिर कार्तिक उस दिन ट्रेन के दरवाजे तक पहुँचा कैसे? नायरा को अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले थे। लेकिन एक बात साफ थी, कार्तिक और नायरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।